हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू है। ठीक है, अभी जो एसएसटी की क्लासेस है, एसएसटी में क्या पूछा जाता है? एसएसटी जो है टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी एनसीईआरटी पे आधारित होते हैं। उसके लिए सीटेट भी कहता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ करके आइए। हम एनसीईआरटी से बाहर पूछते नहीं है, आप एनसीईआरटी से बाहर पढ़िए मत। यहाँ पे जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उन बुक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो चीज़ें आप तक पहुँचाई जाती हैं, वो चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे बुक्स को डाउनलोड करके पहले हम खुद उसको स्टडी करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसको हाईलाइट कर लिया जाता है। कुल मिला के आपके हिस्से की मेहनत हम करते हैं, आप बस वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जो है कि तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा, तिब्बत का ग्रंथ क्या है? केसर सागा। कहाँ का ग्रंथ है? तिब्बत का है। ये लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पश्मीना क्या है? पश्मीना ऊन है, जो कि बकरी से, एक अलग प्रकार की बकरी होती है, वहाँ से मिलता है। पश्मीना की शालें कहाँ बुनी जाती हैं? कश्मीर में बुनी जाती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप तक पहुँचाई जाती हैं। यदि आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं सीटेट को, तो फिर आप बहुत सही जगह हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। देखिए, अब जो आपका क्लास 6 की हिस्ट्री है, इसकी 2 क्लासेज हो गई हैं। क्लास 6 की जो जियोग्राफी है, भूगोल, उसकी 2 क्लासेज हो गई हैं। आज हमने पॉलिटी भी शुरू कर दी है, यानी कि जो सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस है, सीटेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है उस पर देखिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का पहला ही जो है सिलेबस है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और वही चैप्टर यहाँ पे है। इसकी ये पहली क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास को मिला के 5 क्लासेस हो जाएंगी। और अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, जो हमने करा चुके हैं, तो उनको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे चैप्टर फर्स्ट है, नाम है इसका विविधता की समझ। विविधता का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें। जहाँ भिन्नता है उसे हम विविधता कहते हैं। जैसे हमारे भारत को क्या कहते हैं? भारत जो है यहाँ विभिन्नता में एकता है। विभिन्नता का मतलब हम लोग जो है एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न है, चाहे वो हमारे हम क्षेत्रों के आधार पर भिन्न है, हमारा धर्म अलग है, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार भी हमारे अलग अलग हैं, जाति धर्म सब कुछ अलग अलग है मोस्टली, है ना। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा भारत, इन विविधताओं के बावजूद भी भारत में एकता है। अब ये चीज़ें जो है ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अगर खुद इन किताबों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब आप ये सोचेंगे कि पता नहीं कहाँ से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढना है, इसमें मिल जाए। तो इन चीज़ों को हम एक एक पॉइंट इसमें पढ़ते हैं और फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपके काम की चीज़ें शुरू हो जाते हैं। यहाँ से अब आप कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले जो आपके सामने ये पिक्चर है प्यारे दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये कहाँ की है? ये लद्दाख की पिक्चर है। ऊंचे पहाड़ों वाले रेगिस्तानी इलाका है। ये क्या है? ये ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है, जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं। आइए आते हैं अपने पॉइंट पे और ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, लद्दाख कहाँ बसा है? तो यह जम्मू और कश्मीर के पूरब में। कहाँ बसा है? जम्मू और कश्मीर के पूरब में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है, उसका नाम लद्दाख है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती पॉसिबल है। क्यों खेती नहीं होती? क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से भी ढका रहता है। बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। भाई, जब बारिश नहीं होती है, रेगिस्तानी इलाका है, तो फिर पेड़ कहाँ से उगाएंगे? पेड़ों को क्या चाहिए? पेड़ों को पानी भी चाहिए, मतलब है ना। तो पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग जो हैं, कहाँ के लोग भैया? लद्दाख के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, पश्मीना ऊन पालने वाली जो बकरी है वो कहाँ है? वो आपकी लद्दाख में है। लद्दाख के लोग इस बकरी को पालते हैं, जिससे पश्मीना नामक ऊन मिलता है। ये ऊन
कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। ये ऊन बड़ा कीमती होता है और इसलिए जो पश्मीना शॉल है वह भी कीमती होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। ओके, मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। अब ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपकी। एक तो जो पश्मीना ऊन है ये लद्दाख के लोग जो बकरी पालते हैं वहाँ से मिलता है और ये बहुत कीमती होता है। जो लद्दाख के लोग हैं ये इस ऊन को बड़े अच्छे तरीके से इकट्ठा करके कश्मीर के ही व्यापारियों को बेच देते हैं और फिर जो पश्मीना नामक शॉल बनती है ये कश्मीर में ही बनती है। कहाँ बनती है? कश्मीर में बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ हो गया, एक खास तरह का जो छेना होता है, वो मांस खाते हैं। ठीक है, लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? दूध से बने पदार्थ खाते हैं, मक्खन खाते हैं, मांस भी खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक भी होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे समझिए, इधर से ये पोर्शन देखिएगा। जब सुविधा है तो हम क्यों ना बड़ा करें इसको, क्यों आंखों पे अपना जोर दें। रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ऐसा नहीं कि अगर रेगिस्तान है तो यहाँ कुछ होता नहीं होगा, हम वहाँ क्या लेने जाएं, ऐसा नहीं है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है कि जो लद्दाख है व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ भी हैं जिनसे गुजर करके मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि लद्दाख जो है वो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ कई सारी घाटियाँ हैं। उन घाटियों से गुजर करके मध्य एशिया के जो काफिले थे वो वहाँ पहुँचे जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं, यानी कि वो तिब्बत पहुँचे इन घाटियों के माध्यम से। किन घाटियों के माध्यम से? लद्दाख की घाटियों के माध्यम से वो तिब्बत पहुँचे। ये काफिले जो थे वो अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर के चलते थे। मसाले लेते थे, कच्चा रेशम हुआ था, दरियाँ हो जाती थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलते थे। अब देखिए, आते हैं पॉइंट पे आगे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तुरंत लिख लीजिए, तुरंत लिखिए, देर मत कीजिए। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, ये लाइन। और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ये लाइनें आपको हर एनसीईआरटी, हर एसएसटी की किताब में, हर क्वेश्चन में मिल जाएंगी और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। बौद्ध धर्म जो था वो किसके रास्ते, कहाँ से वो तिब्बत पहुंचा? तो वो लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पहुंचा था। छोटा तिब्बत किसको कहा गया है? लद्दाख को ही छोटा तिब्बत कहा गया है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। लगभग 400 साल पहले जो लद्दाख के लोग थे वो इस्लाम धर्म से परिचित हुए और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान भी रहते हैं। कहाँ? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। केसर सागा कहाँ का ग्रंथ है? तो जो केसर सागा है वो तिब्बत का ग्रंथ है। नोट कीजिए, तुरंत लिख लीजिए, तिब्बत का ग्रंथ क्या है? केसर सागा। केसर सागा कहाँ का ग्रंथ है? तिब्बत का। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध ही गाते हैं उसको या मुसलमान, नहीं, मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग इसको गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। किस पर? केसर सागा पर, जो कि तिब्बत का ग्रंथ। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ें हमें यहाँ क्या क्या मिली हैं। एक तो ये कि जो बौद्ध धर्म है वो लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुँचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। लगभग 400 साल पहले लद्दाख के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए और तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा जिसको जो है मुसलमान और बौद्ध दोनों ही धर्म के लोग उसको अच्छे से गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। यहाँ जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये पिक्चर किसकी है? पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतें। ठीक है, ये जो बकरी का ऊन है पश्मीना, ठीक है, ये उसी ऊन से शॉल बना रही हैं ये महिलाएं, पश्मीना शॉल जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बात आती है, केरल जो है यह भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल कहाँ बसा है? तो ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। जो हमारा केरल है इसके एक तरफ क्या है? एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं।
इन पहाड़ियों पर अनेक प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची, ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। इन मसालों के कारण ये जो क्षेत्र है वो व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना, क्योंकि वहाँ वो लोग यहाँ पर इस प्रकार के जो मसाले थे उनको उगा सकते थे। ठीक है, तो जो व्यापारी है वो इन मसालों को उगा करके उसका व्यापार करते थे, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे ये चीज़ें, ये स्थान उनको रास आया कि यहाँ पे हम अपने इन मसालों को, फसलों को उगा करके अच्छा खासा व्यापार कर सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट लिखा है, देखिएगा पॉइंट है, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी केरल व्यापारी केरल आए। नोट कीजिए, तुरंत लिखिए। सबसे पहले कौन? अरबी और यहूदी कहाँ आए? केरल। ये कौन है अरबी और यहूदी? ये लोग व्यापारी लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केरल कौन आए थे? सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी जो थे वही केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किनको? ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को, जो कि लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। कहाँ आए थे सर? ये केरल आए थे। कौन? ईसा मसीह के धर्मदूत। नाम क्या था? संत थॉमस। ठीक है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है। ठीक है, जो कि ईसा मसीह के धर्म दूत हुआ करते थे। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर के बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत हुआ करती थी। ओके, अब यहाँ से बात करते हैं, वास्को डी गामा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिएगा, चलिए, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे। कहाँ? केरल। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। इन सभी ऐतिहासिक, हाँ ध्यान दीजिए, वास्को डी गामा जो है वो पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जान लिया कि हाँ ये समुद्री रास्ता है जहाँ से हम यूरोप से भारत पहुँच सकते हैं। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी भी हैं, इस्लाम भी है, ईसाई भी है, हिंदू और बौद्ध धर्म भी शामिल हैं। ओके, चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। कहाँ के व्यापारी? चीन के केरल जो है वो भी व्यापारी, चीन के जो व्यापारी हैं वो भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हैं और उन्हें चीना वला कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे यानी कि केरल में जो मछली पकड़ने के जो जाल हैं वो चीन के जो जाल हैं उनसे बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हैं, इसलिए उन्हें चीना वला नाम दिया गया है। ये देखिए, ये जो जाल है वो चीनी जाल है, मछली पकड़ने का चीनी जाल आपके सामने पिक्चर में दिख रहा होगा। ये जाल है जहाँ से क्या किया जाता है? मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये चीनी जाल है और केरल का जाल जो है वो चीनी जाल से बिल्कुल हूबहू मिलता है, नाम उसको दे दिया गया चीना वाला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। ध्यान दीजिए, केरल के लोग मछली को तलने के लिए जो बर्तन यूज करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। जाहिर सी बात है चीन में हुई होगी, इसलिए उसके नाम आगे चीन आ गया। केरल की उपजाऊ जमीन और वहाँ का जो जलवायु है वो चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। कहाँ के लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं? केरल के लोग जो है वो अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। क्वेश्चन अब मैं कल से आपको क्या करूंगा कि जो इन यहाँ से जो क्वेश्चंस PYQ में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा ताकि आपको लगे कि हाँ इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बना है। कल से मैं वो भी इसमें एडिट करने का प्रयास करूंगा। टाइम का थोड़ा अभाव है, इस वजह से नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ से ये जो क्वेश्चन है मछली, सब्जी वाला, चावल वाला, ये कई बार यहाँ से रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि वो कौन सा राज्य है भारत का जहाँ के लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं, इसको मिलान में दे दिया है, कथन कारण में दे दिया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं जो ट्रेन जा रही है, ट्रेन नहीं है, ये कौन है, ये केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का ही एक चित्र आपके सामने है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव भी हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि केरल और लद्दाख की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट, केरल और लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास की अगर बात करें तो दोनों पर सांस्कृतिक प्रभाव समान है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। इन पर जो प्रभाव पड़ा है, जो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है, वो चीन और अरब से जो व्यापारी आए थे उनका प्रभाव पड़ा है। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, अपनी ओर मोहित किया, अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। ठीक है, इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से अक्सर गहरा रिश्ता तो होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केरल केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, अब विविधता में एकता हेडिंग आती है आपके सामने। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। भारत में जो विविधता में एकता है या जो अनेकता में एकता है, यही इसकी ताकत है कि यहाँ हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग, उन सबका रहन सहन त्यौहार अलग है, उसके बावजूद भी हम सब भारतीय हैं। यही तो ताकत है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म भाषा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं नहीं बन रहा है इसलिए हम बस फास्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिए थोड़ा। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर के लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल हुए। इन्होंने एकजुट होकर के आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीके से विरोध भी किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाएंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न क्यों ना हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक थे। अब यहाँ पे एक कविता है जिसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कविता कब गाई जाती है, क्यों गाई जाती है, बताते हैं। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये कविता गाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं जहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, चलिए, ये जो गीत ऊपर है, गीत क्या है थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। ठीक है, गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे जो है न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में पड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। ये जो कविता है प्यारे दोस्तों, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। ओके, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसमें एक ब्रिटिश जनरल ने क्या किया था, उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर के सभा कर रहे थे। ठीक है, महिला पुरुष हिंदू मुसलमान एक सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जान चली गई और उससे भी ज़्यादा घायल हो गए। ये गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आप देखिए यहाँ पे लिखा है झंडे को देखिए जवाहरलाल नेहरू ने एक सेकंड प्लीज़, नीचे कुछ स्टेटमेंट छूट रह गया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। जो हमारा झंडा था, जो भारतीय झंडा था, इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, ध्यान दीजिएगा, भारत की खोज पुस्तक किसकी है? भारत की खोज जो पुस्तक है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, भारत की खोज पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। तो इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये जो लाइन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखी है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। अनेकता में एकता, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक चैप्टर भी है क्लास 12th में। ओके, आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है, जो कि भारतीय एकता को अभिव्यक्त करने का काम करता है। हमारा राष्ट्रगान जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बस इतना सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर था, कुछ ही पॉइंट्स इसमें हमको मिले जो हमारे काम के थे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। बाकी अब आगे जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपकी फुल एनसीईआरटी है, जो है कि ऑफिशियल एनसीईआरटी है, हम लोग वहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास तो इसका मतलब आप बहुत अहम और बहुत कीमती चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।